ओके, सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छे से इस टॉपिक को समझेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमें पता है कि हमारे हेड्स ऑफ इनकम, जब भी एक पर्सन इनकम करता है तो उसके 5 हेड्स ऑफ इनकम है। कितने हेड्स ऑफ इनकम है भाई साहब? 5। व्हाट आर द 5 हेड्स ऑफ इनकम? फर्स्ट वन इज सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, capital gain, and income from other sources. So there are basically 5 heads of income, ठीक है, which we have to study individually, जिसमें हम पहला हेड आज कवर करेंगे जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या कहता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एकदम स्टार्टिंग से समझेंगे। ठीक है, income from house property is basically talking about the house property which is owned, which is अगर आपका प्रॉपर्टी ओन्ड है, मतलब आपका खुद का प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी पे आप कुछ भी कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो सर? आप उस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर सकते हो, आप उस प्रॉपर्टी पे रह सकते हो, सेल्फ ऑक्युपाइड, लेट आउट, और दूसरा क्या है? सेल्फ ऑक्युपाइड, और तीसरा आप इस पे क्या कर सकते हो? बिजनेस। अग्री करते हो? मतलब अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी, एक घर है, जगह है, उस पे आप क्या कर सकते हो? अगर आपका है, ओन्ड है, तो आप उस पे 3 काम कर सकते हो, लेट आउट, सेल्फ ऑक्युपाइड या बिजनेस। सर खाली रखे तो वो भी सेल्फ ऑक्युपाइड में ही कंसीडर होता है, वो सिचुएशन से बाद में बात करेंगे। तो ध्यान से समझना, अगर आप प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रहे हो, क्या करा रहे हो बेटा? लेट आउट कर रहे हो, तो जब आप किसी को भाड़े पे दोगे तो आप उससे रेंट कमाओगे ना? रेंट के नाम पर आपको इनकम होगा। अग्री? जब आप उस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड करोगे तो वो प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इसमें आपका इनकम है क्या? कुछ भी नो इनकम, नो, बट सरकार ने आपको इसके ऊपर कुछ डिडक्शंस अलाउ किया है। क्या किया? अलाउड डिडक्शन। ऐसा इसका कारण यह है कि सब इंसान के पास अपना घर हो जाए। रीजन बेसिकली यही है कि सब इंसान के पास अपना घर हो, और क्योंकि अगर मैं उसको लालच देता हूं कि भैया लोन पे घर ले लो, उसका जो इंटरेस्ट है उस पर मैं डिडक्शन दे दूंगा, तो लोग उसको अट्रैक्ट होते हैं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो यहां तक क्लियर है बेटा? अगर आप प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हो तो आपके पास 3 ऑप्शन है। क्या क्या? लेट आउट, सेल्फ ऑक्युपाइड और बिजनेस। लेट आउट मतलब घर को भाड़े पे लगाना, उससे मुझे क्या मिलेगा? रेंट। अगर घर पे आप खुद रह रहे हो, यूज कर रहे हो, तो उस पे आपको कोई इनकम नहीं होगा, लेकिन आपको डिडक्शन मिलेगा। और अगर आप उस प्रॉपर्टी पे बिजनेस कर रहे हो तो उससे हमको वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कवर्ड नहीं है, वो कहां कवर्ड होगा? PGBP। बट ये पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कवर्ड है। अग्री? चाहे आपका प्रॉपर्टी लेट आउट हो, चाहे आपका प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड। सर अब इसमें थोड़ा आगे बात करेंगे। अब होता क्या है, क्वेश्चन आपको कैसे घुमाता है कि लेट आउट प्रॉपर्टी हम किए हैं और उस प्रॉपर्टी पे मान लीजिए कोई आदमी स्टे कर रहा है, कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, और कोई आदमी इसको सबलेट कर दिया। क्या कर दिया? ध्यान से समझना, मैंने आपको भाड़े पे दिया, आप उस पे रह रहे हो, मैं आपको भाड़े पे दिया, आप उस पे बिजनेस कर रहे हो, और मैं आपको भाड़े पे दिया, आपने किसी और को भाड़े पे दे दिया और वो उस पे सबलेट कर दिया। दैट इज कॉल्ड सबलेटिंग। मैंने आपको दिया और आपने किसी और को दे दिया। यहां तक कोई दिक्कत? सर एक बात समझिएगा, मेरा प्रॉपर्टी ओन्ड है और मैंने उसको क्या किया? लेट आउट किया। अब उस सामने वाला उस पे क्या कर रहा है? वो मेरा लुकआउट नहीं है। चाहे वो रहे, बिजनेस करे, दूसरे को दे दे, खाली छोड़ दे, मेरा वो लुकआउट नहीं है। मेरा लुकआउट सिर्फ इतना है कि मेरा प्रॉपर्टी हमने क्या किया? आपको लेट आउट किया। क्लियर है? पूरा स्टोरी अच्छे से क्लियर है? इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चैप्टर। अग्री? नाउ नेक्स्ट, जब हम लेट आउट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी की बात करते हैं?
तो अभी हमने 3 प्रॉपर्टी देखा जिसमें बेसिकली हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाइड, क्योंकि बिजनेस वाला जो है वो पीजीबीपी है, बिजनेस वाला कहाँ है, पीजीबीपी। हमको पढ़ना सिर्फ 2 प्रॉपर्टी है, लेट आउट और, अब थोड़ा सा ना केसेस बताते हैं, थोड़ा और इंटरेस्टिंग, क्योंकि डेप्थ में जाना जरूरी है। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, लोग कितने तेज होते समझना। मेरे पास 2 घर है या समझो 3 घर है, ठीक है, कितना घर है बेटा, 3, ऐसा 3 घर है मेरे पास, और मैंने सरकार को ये कहा, मैंने मान लो आपको रेंट पे दिया और मैंने आपको कह दिया कि देखो भैया हम जो रेंट है ना चेक वेक में नहीं लेंगे, कोई अग्रीमेंट वग्रीमेंट नहीं होगा, कैश में दे देना पैसा। अब कैश का तुम्हें भी पता कोई हिसाब किताब नहीं होता, तो हम सरकार को क्या बताएंगे कि सर हमने ये प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं किया, हम इसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड है, और हम ये दिखाएंगे कि सर सेल्फ ऑक्युपाइड है, कोई इनकम नहीं हो रहा है, तो हमसे टैक्स मांगने मत आइएगा, क्योंकि अगर इनकम होगा तब ना आप हमसे टैक्स मांगेंगे, बट हम तो इस प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं, जबकि हम एक्चुअली में हम रह नहीं रहे, हम तो भाड़े पे लगा दिए। अब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू कम एंड चेक ईच एंड एवरीवन, ये पॉसिबल नहीं है, तो सरकार ने आपको लिमिट बना दिया, बोला बाबू तुम्हारे पास 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, हमको कोई मतलब नहीं है, हम मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे, मैक्सिमम 2 ही प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे, उससे ज्यादा अगर कोई तुम्हारा प्रॉपर्टी है जिसको तुम सेल्फ ऑक्युपाइड कहते हो, तो हम तीसरे प्रॉपर्टी को डीम्ड टू बी लेट आउट बोल देंगे। क्या बोलेंगे, अभी ध्यान देने का, सर मान लीजिए मेरे पास सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, सुबह का ब्रेकफास्ट हम यहां करते हैं, लंच यहां करते हैं और डिनर यहां करते हैं, ठीक है। सरकार बोले तुमको जहां जो करना है करो, तुम्हारे पास कितना घर है, 3, और तुम कहते हो कि तीनों के तीनों क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड, चिल्ला लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुमको मैक्सिमम कितना अलाउ करेंगे, मैक्सिमम 2 सेल्फ ऑक्युपाइड होगा, और एक को भी हम क्या मान लेंगे, डीम्ड टू बी लेट आउट, ठीक है। अब इसमें तुम रियल हो या नहीं हो हमको से कोई मतलब, हम तीसरा प्रॉपर्टी को डीम्ड टू बी लेट आउट मान लेंगे कि तुम वो प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहे हो। पहले आज से 5 साल पहले सिर्फ एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड अलाउड था, बट अब नियम बदल के कितना प्रॉपर्टी हो गया, 2, ठीक है, कोई तकलीफ यहां तक, ये क्या होगा डीम्ड टू बी लेट आउट वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। नाउ नेक्स्ट, अब हम किसकी बात कर रहे थे बेटा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, तो लेट आउट प्रॉपर्टी का फॉर्मेट समझो, पहले मैं फॉर्मेट बना देता हूं और उसी फॉर्मेट के बेसिस पे हम काम करेंगे। फॉर्मेट ये है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्स, क्या आएगा बेटा, नेट एनुअल वैल्यू, इससे लेस होगा अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, और नंबर 2 अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये टोटल एक्यूमुलेट होकर बाहर चला जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा उसे हम कहेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दिस इज योर एक्चुअल फॉर्मेट फॉर अ लेट आउट प्रॉपर्टी, पक्का बात। अब एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे, लिखने का काम बाद में करना, ठीक है। सर जीएवी क्या होता है, जीएवी का मतलब अगर हम पूछे तो जीएवी का एक्चुअल मतलब होता है इनहेरेंट अर्निंग कैपेसिटी, क्या होता है बेटा, इनहेरेंट अर्निंग कैपेसिटी, उस प्रॉपर्टी का औकात कितना है कमाने का, उसे हम कहते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इनहेरेंट अर्निंग कैपेसिटी उस प्रॉपर्टी का। क्योंकि होता क्या है, क्यों ऐसा किया गया, देखो लोग इतने समझदार है, मान लो कि इस इलाके, ये जो सेंटर है, मान लो ये हमने किसी से रेंट पे लिया, या मैं किसी को रेंट पे दे रहा हूं कोई जगह, तुम्हारा अपना घर है, तुमको पता है कि तुम्हारे इलाके में रेंट कितना मिलेगा, तुमको पता है, सबको पता है कि अपने इलाके में अगर बगल वाला फ्लैट हमको किसी को रेंट पे देना है तो कितना मिलेगा, लेट से 10,000, सामने वाला आया बोला बाबू देखो हम 10,000 लेंगे लेकिन 5,000 से ज्यादा चेक में नहीं लेंगे, तो तुम एक्चुअल रेंट कितना दिखा रहा है, 5,000, कितना दिखा रहा है, बोला बाबू तुमको जितना तेज बनना बनो, हम इसका इनहेरेंट अर्निंग कैपेसिटी चेक करेंगे,
क्या चेक करेंगे? इनहेरेंट अर्निंग कैपेसिटी, और हम 10,000 का हिसाब लगाएंगे। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? पक्का बात। अब इस जीएवी को निकालने के लिए कुछ तरीका बनाया गया, कुछ स्टेप्स बनाया गया। क्या स्टेप्स बनाया गया ये देखेंगे। स्टेप 1 ये कहता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और एफआर whichever is higher। क्या देखे बेटा? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और एफआर मतलब फेयर रेंट, एफआर मतलब फेयर रेंट, इन दोनों में जो हायर होगा हम उसको कंसीडर करेंगे। इस हायर वैल्यू को हम स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे बेटा? स्टैंडर्ड रेंट। और इन दोनों में जो लोअर होगा हम उसे कहेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। क्या आ रहा बेटा? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अग्री? फिर से सर क्या बोल रहा हूं बेटा? स्टेप 1 क्या कैलकुलेट करेगा? स्टेप 1 आपका कैलकुलेट करेगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। कैसे करेगा? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट whichever is higher and that higher will be compared with standard rent। इन दोनों में whichever is lower will be known as RER, reasonable expected rent। सर इट्स ओके, मैं समझ गया, ये तो सब जगह बताया था। ये बताइए ना सर ये होता क्या है? जीएमवी होता क्या है? देखो जीएमवी का फुल फॉर्म क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू। कौन सा वैल्यू? मतलब देखो होता क्या है बेटा, आपका जो घर है या तो शहर में होगा या तो गांव में होगा। अगर शहर में है तो शहर के अंदर एक कॉर्पोरेशन चलता होगा, और अगर एक गांव में है तो उसके अंदर में पंचायत चलता होगा ना। हर म्युनिसिपल बॉडी को पता रहता है या वो डिसाइडेड रहता है कि एक जगह का, इस जगह का घर का वैल्यू क्या है। दैट वैल्यू इज नोन एज म्युनिसिपल वैल्यू। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? अगर पंचायत है तो पंचायत डिसाइड करेगा, आपको उससे परेशानी नहीं, सर हम करें, नहीं वो करके दे देगा। ठीक है, ये वैल्यूज ऑलरेडी हमारे, जैसे हम लोग हावड़ा में रहते तो हावड़ा कॉर्पोरेशन में सब डिसाइडेड है। तुम जाकर पता करोगे तुम्हारा एरिया का वैल्यू क्या है वो बता देगा। ठीक है, अब सर कौन सा वैल्यू है ये? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। कौन डिसाइड करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, मतलब सरकार। बेसिकली कौन कर रहा है? सरकार। पक्का? आपके प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू। सर एफआर क्या होता है? सर फेयर रेंट। फेयर रेंट मतलब आपका इस प्रॉपर्टी के अगल बगल क्या रेंट चल रहा है, दैट इज कॉल्ड फेयर रेंट। जो इसका वाजिब, फेयर मतलब वाजिब भाड़ा क्या है, दैट इज कॉल्ड फेयर रेंट। सर एसआर क्या होता है? एसआर मतलब होता है स्टैंडर्ड रेंट, जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट फिक्स करता है। कौन फिक्स करता है? फिर से बेटा तीन चीजों की बात की, जीएमवी, एफआर एंड एसआर। जीएमवी decided by government, FR is basically the wajib bhada, and standard rent is a rent decided by Rent Control Act, rent control। ठीक है, मतलब समझा रहे हैं और कुछ नहीं। फिर से तो आरईआर कैसे कैलकुलेट होगा एक बार फिर से बोलेंगे। आरईआर will be calculated as GMV or FR whichever is higher, that higher value will be compared with whichever is known as RER। clear? अब स्टेप 2, reasonable expected rent and actual rent received, इन दोनों में जो भी हायर होगा उसे ही हम कहेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कौन सा वैल्यू? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ये कहां पढ़े थे सर? ये देखो पढ़े थे ना, जीएवी। अब निकल गया जीएवी। तो जीएवी निकलने के लिए क्या स्टेप पहला? पहला स्टेप क्या था? जीएमवी। कौन सा बाबू? जीएमवी। जीएमवी और जीएवी में अंतर है। हाँ ठीक है, जीएमवी और कौन सा वैल्यू? फेयर रेंट whichever is हायर, सब्जेक्ट टू मतलब लोअर। ठीक है, सब्जेक्ट टू मतलब लोअर। क्या निकल गया बेटा? RER। इस RER को किससे कंपेयर करें सर? एक्चुअल रेंट रिसीव। इन दोनों में जो हायर होगा उसे क्या कहेंगे? क्लियर? ओके, सो यहां तक क्लियर हो गया बेटा? जीएवी
लेट आउट प्रॉपर्टी का सबसे पहला कंटेंट क्या था बेटा? जीएबी, जिसको हम कैसे सीखे सर? स्टेप 1 और स्टेप 2 में। स्टेप 1 क्या कहता है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और एफआर व्हिचएवर इज सब्जेक्ट टू known as that RER will be compared with actual rent received. Now this is very important. Received. There is a difference between received and receivable. Receivable मतलब जो मिलने वाला है और received मतलब जो एक्चुअल में मिला है। मान लो सर मेरा एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और मैं ये कहता हूं कि मैंने उसको भाड़े पे लगाया, मैं उसको भाड़े पे लगाऊंगा और उसका रेंट है 10,000 रुपया। कितना है बेटा? मतलब नियम से 10,000 रुपया पर मंथ, साल भर का कितना होगा बेटा? 1,20,000। पक्का बात। बट जब मैं भाड़े पे लगाया तो वो समय था 1 मई। क्या डेट था बेटा? तो 1 मई से लेकर 31 मार्च तक, क्योंकि साल का कैलकुलेशन होगा, कितना महीना होता है बेटा? 11 महीना। तो 11 महीने का रेंट कितना मिलेगा हमको? 1,10,000। तो वो 1,20 देगा क्या कोई? नहीं। तुम दोगे क्या? नहीं ना। तो तुमको कैसे मिलेगा रे? ठीक है, अब देखो तो नियमित भाड़ा कितना है बेटा? 1,00,000, बट मिला कितना? 1,10,000। दिस इज कॉल्ड रिसीवेबल एंड दिस इज कॉल्ड रिसीव्ड। अंडरस्टूड? पक्का बात। तो रिसीवेबल से रिसीव्ड कैसे निकलेगा अब ये पढ़ेंगे। इसके अंदर में भी 4 केस है। कितना केस है बेटा? 4। पहला है, अभी देखो, या तो वैकेंसी होगा और या तो अनरियलाइज्ड रेंट होगा। क्या क्या होगा बेटा? वैकेंसी मतलब जगह खाली है, और अनरियलाइज्ड रेंट मतलब होता है कि आपका पैसा नहीं मिला, आपका पैसा नहीं मिला। आपने भाड़े पे तो लगाया, बट सामने वाला बोला भैया 5,000 रुपए छोड़ दीजिए, लास्ट में छोड़वा देगा। दैट इज कॉल्ड, वो 5,000 रुपए हमको मिला नहीं, दैट इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, अब तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड जो होगा वो क्या क्या हो सकता है? केस 1, नो यूआर, नो वैकेंसी, मतलब ना मेरा पैसा डूबा और ना मेरा जगह वैकेंट है। ठीक है, बताओ कितना मिलेगा? 10,000 पर मंथ है, ना तुम्हारा जगह खाली है ना तुम्हारा कोई पैसा डूबा। इसका मतलब 1,20 का 1,20 मिल जाएगा। हाँ या ना? कोई पैसा डूबा क्या? नहीं। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। बोलो हाँ या ना? पक्का। अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट मतलब कोई पैसा रेंट रियलाइज नहीं हुआ, नहीं मिला। पक्का। तो नियम से भाड़ा क्या है बेटा? 10,000 पर मंथ है ना, और आपको पूरा पैसा मिल रहा है, कोई आपका पैसा डुबाया नहीं है, आपका जगह भी खाली नहीं है, तो पूरा का पूरा पैसा आपको मिलेगा। केस 2, नो वैकेंसी बट यूआर, नो वैकेंसी बट, ठीक है। मान लो अगर मैं कहूं कि अनरियलाइज रेंट हुआ 5,000 का। कितने का रेंट हुआ बेटा? अनरियलाइज रेंट 5,000 का। तो बेटा मेरे को नियम से कितना मिलने वाला था? 1,20,000। साल का बात करो, कितना मिलने वाला था? क्या 1,20 मिलेगा? 5,000 डूब गया। तो एक्चुअल रेंट रिसीव क्या हो गया? 1,20,000। दैट इज एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस यूआर। हाँ या ना? 1,20,000 माइनस 5,000 गिव्स मी व्हाट? 1,15,000। केस 2 क्लियर। केस 3, नो यूआर बट वैकेंसी, वैकेंसी हुआ। ठीक है, तो वैकेंसी अगर होता है तो एक्चुअल रेंट रिसीव क्या हो जाएगा? एक्चुअल रेंट रिसीवेबल साल भर का डिवाइडेड बाई 12 एक महीने का इनटू 12 माइनस वैकेंट पीरियड। बोलो हाँ या ना? मान लो तुम्हारा घर 12 महीने का 10,000 रुपए करके 1,20 देगा। पढ़े ना अभी? कहां गए? 10,000 पर मंथ, साल भर का कितना? 1,20,000। मान लो तुम्हारा घर 2 महीना खाली था। कितना महीना खाली था? तो 10 महीने का ही पैसा मिलेगा ना। 1,20,000 12 महीने का, तो 10 महीने का कितना? 10 कैसे आया? 12 माइनस 2। क्लियर? कितना आएगा? 1,00,000। अंडरस्टूड?
क्लियर है कंसेप्ट? एंड द फोर्थ वन इज दोनों हो जाए, केस 4, यूआर एंड वैकेंसी पीरियड। तो पहले फर्स्ट एडजस्ट वैकेंसी पीरियड, देन सब्सट्रैक्ट यूआर। ठीक है, दैट्स इट। एंड देन सब्सट्रैक्ट यूआर, मतलब पहले वैकेंसी। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारा पैसा मतलब दोनों हो गया तुम्हारे साथ धोखा, तुम्हारा जगह भी खाली है और तुम्हारा पैसा भी डूबा है, तो जो पैसा डूबा है वो खाली जगह का डूबा होगा कि भरा जगह का? हाँ, तो पहले क्या निकालेंगे, एडजस्ट कर देंगे वैकेंसी पीरियड, मतलब किसी 1 लाख में से कोई डुबाया होगा ना, तो पहले ये 1 लाख निकालो, मतलब फर्स्ट कैलकुलेट आफ्टर एडजस्टिंग योर वैकेंसी पीरियड, और फिर उससे क्या कर दो, यूआर को। अंडरस्टूड? पक्का ना? पहले यूआर थोड़ी माइनस होगा, क्योंकि यूआर कब होगा, जब जगह तुम्हारा भाड़े पे दिया हुआ है। ओके, अब इसमें ना एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आता है, और वो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि भैया हमें इस जगह पर किसकी जरूरत है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। क्वेश्चन आपको क्या करेगा, आपको लिख कर देगा म्युनिसिपल वैल्यू। क्या लिख कर देगा? जैसे ही आपको म्युनिसिपल वैल्यू लिख कर देगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा, अच्छा म्युनिसिपल वैल्यू है मतलब ये ग्रॉस है। नहीं, जब कुछ नहीं बोलता है तो इसका मतलब होता है कि ये जो म्युनिसिपल वैल्यू है ये क्या है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू है। क्या वैल्यू है बेटा? नेट। कौन सा वैल्यू है ये? नेट। अच्छा, क्वेश्चन डायरेक्ट बोल दे ग्रॉस, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्ट बोल दे नेट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बोले म्युनिसिपल वैल्यू तो वो क्या है, नेट है। वो क्या है? नेट है। पक्का? लेकिन बेटा हमारे फॉर्मूला का नाम ये है कि हमें चाहिए ग्रॉस। क्या चाहिए? बट दिया क्या है सर? नेट। तो नेट से ग्रॉस कैसे जाएंगे, नेट से ग्रॉस कैसे जाएंगे? अगर वो मेट्रो सिटी है, कौन सा सिटी है बेटा, तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू नेट म्युनिसिपल वैल्यू डिवाइडेड बाई 90%, डिवाइडेड बाई। और अगर वो नॉन मेट्रो सिटी है तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू नेट म्युनिसिपल। ठीक है, फिर से क्वेश्चन में अगर ग्रॉस दिया है तो कोई प्रॉब्लम, अगर नेट दिया है तो पहले देखेंगे सिटी। क्या देखेंगे? अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो भैया नेट हो चाहे ग्रॉस हो दोनों क्या है, सेम है। लेकिन अगर वो मेट्रो सिटी है तो ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? नेट डिवाइडेड बाई 90। सर व्हाट आर आवर मेट्रो सिटीज? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई। ठीक है, पक्का बात, कोई दिक्कत नहीं है।